नहीं, कम्युनिकेशन में यूज होता है बेसिकली। तो हेडिंग है एरर के डिटेक्टिंग एंड करेक्शन कोड। एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्शन कोड है ना। तो क्वेश्चन लगा रहे हो कि हो गया। माइक ऑन है, कर दिए। यहाँ पता चल जाता है कि आवाज आती है तो। कहाँ पर? हेलो हेलो हेलो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट वन है एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्शन कोड। ठीक है। तो जिस तरह से हमने पढ़े थे ना कि वेटेड कोड होते हैं, कौन कौन से होते हैं? 8421 बीसीडी कोड, 84-2-1 2421। फिर हमने मतलब नॉन वेटेड कोड पढ़े थे जिसमें कि कोई वेट नहीं होता, जैसे कि एक्सेस 3 कोड हो गया, फिर मतलब ग्रे कोड हो गया। उसी तरह से ये कोड है एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्शन कोड। तो ये कोड क्या करेगा? एरर मतलब हम क्या करते हैं बेसिकली, यहां समझ लो कि आपने यहां से ट्रांसमिट किया डेटा, है ना। क्यों टेंशन में क्यों हो? आराम से बैठो, आज में जियो। टेंशन में आ गए तुम तो। ठीक है, हमने यहां से के ट्रांसमिशन किया और यहाँ पे हम लोग रिसीव कर रहे हैं, है ना। और ये है बीच में चैनल, जैसे कि आपको पता ही है, ये है बीच में चैनल, है ना, का मीडियम। तो जब हम यहाँ से सेंड करेंगे डेटा को, तो बेसिकली हमारा पूरा का पूरा डेटा के मतलब कि पैकेट्स के फॉर्म में होगा ना। पैकेट्स के फॉर्म में होगा मतलब बाइनरी में होगा। तो सपोज मैंने 1010 सेंड किया, इसका मतलब कुछ भी है, हेलो बोलना चाह रहा हूं मैं। मैंने यहां से फोन पर हेलो बोला, हेलो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ 1010। अब ये यहां से ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर गया, ठीक है। लेकिन ये है चैनल, तो यहां पर क्या होगी? बीच में नॉइज होगी, मानते हो? होगी नॉइज। तो ये नॉइज भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी इस इंफॉर्मेशन के साथ। अब रिसीवर एंड पर जब ये डेटा पहुंचा, तो रिसीवर एंड को तो पता ही नहीं है ना कि क्या इंफॉर्मेशन है, क्या नॉइज है, इट डजेंट मैटर। तो कुछ ना कुछ डेटा इसके पास पहुंच गया, 1011 पहुंच गया। तो बेसिकली तुम्हें तो व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है कि ये इंफॉर्मेशन अलग है, ये इंफॉर्मेशन अलग है। लेकिन बंदा जो देहरादून से बात कर रहा है और ये सपोज कोच्चि है, उसको क्या पता क्या है क्या नहीं इंफॉर्मेशन? उसको क्या पता क्या है क्या नहीं इंफॉर्मेशन? तो पता चला कि उसने बोला हेलो और ये इंफॉर्मेशन हो गई चलो, मान लेते हैं ये इंफॉर्मेशन हो गई चलो। तो इसने क्या सुना? यहाँ जो पर्सन, इसने क्या सुना? चलो। कहाँ चलो?
तो फिर उसने बोला हेलो। समझ रही बात को? तो कहीं ना कहीं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हो वो क्या है, क्या नॉइज ही तो है। आप बार बार ये बोल देते हो कुछ क्या समझ में नहीं आ रहा, आवाज क्या हो रही है, लेकिन कहीं तुमने कुछ बोला गया है और कुछ सुन रहे हो, इसका मतलब वो जो तुमने सुना है वहां पे इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, इंफॉर्मेशन चेंज होने का मतलब नॉइज इंट्रोड्यूस हो चुकी है। करेक्ट? तो इसका मतलब तो ये इंफॉर्मेशन गलत पहुंची है ना। यदि मैं बात करूं ये इंफॉर्मेशन गलत पहुंची, उसने हेलो बोला था, यहाँ पे चलो सुनाई दे रहा है इसको, तो अब तुम क्या चाहोगे? क्या ऐसे ही चलता रहे? तुम तो ये चाहोगे ना कि तुमने हेलो बोला है तो उधर से वो भी बोले सुन करके हेलो, हेलो मतलब कि सुन करके वो भी बोले हेलो, और फिर तुम्हें भी सुनाई दे हेलो। होगा ही नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में इस चीज का यूज होता है, और कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, तुम थोड़ा टेंशन से बाहर निकलो, मुझे तुम्हें देख के टेंशन हो रही है मतलब पढ़ाने में, लिटरली मतलब, क्योंकि ऐसा होता ही है। मैं कल भी डिस्कस किया था, तो थोड़ा जैसा तुम और दिन रहते हो वैसे ही रहो मतलब, ताकि मैं टेंशन में कम रहूं मतलब, तो मैं ज्यादा अच्छा दे पाऊंगा। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि कम्युनिकेशन में इसका यूज कैसे होता है, कि हम क्या करेंगे, जब डेटा यहां से सेंड करना स्टार्ट करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि कहीं ना कहीं तो नॉइज इंट्रोड्यूस होगी होगी। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसमें नॉइज को भी ऐड कर देंगे। आप बात समझ रहे हो मेरी? मतलब हमने इंफॉर्मेशन जो है ना, इंफॉर्मेशन के साथ नॉइज को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। नॉइज इंट्रोड्यूस करेंगे, इसका मतलब नॉइज हमें पता है ना कितनी है कितनी नहीं है। तो पूरा पैकेट जो है ना, इंफॉर्मेशन प्लस नॉइज, आप इसको बना के भेजेंगे। इसको बना के जब भेजेंगे हम लोग, तो जो नॉइज इंट्रोड्यूस होने वाली थी वो तो हमने पहले इंट्रोड्यूस कर दी, वो तो हमने पहले इंट्रोड्यूस कर दी। अब यहां पर पहुंचे हम रिसीवर एंड पर। तो रिसीवर एंड पर इसको तो केवल इंफॉर्मेशन चाहिए ना, इसको नॉइज से क्या मतलब। तो जिस तरह से आपने यहां पर नॉइज को इंट्रोड्यूस किया है, सिमिलरली रिसीवर एंड पर हम एक सिस्टम डिजाइन ऐसा करेंगे जहां पर नॉइज को हम लोग डिटेक्ट कर लें, नॉइज को हम लोग डिटेक्ट कर लें। तो नॉइज को डिटेक्ट करके नॉइज हटा देंगे, और जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, आपका सही इंफॉर्मेशन दिखेगा। क्लियर मेरी बात? तो जो फिनोमेना इस एंड पर हो रहा है, जब यहां पे तुमने ट्रांसमिट किया, वही सेम फिनोमेना इस एंड पर होगा, क्योंकि यहां से भी तो डेटा ट्रांसमिट हो सकता है कभी। तुम भी तो हेलो बोल सकते हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कम्युनिकेशन सिस्टम में हमेशा हम लोग पहले से नॉइज को इंट्रोड्यूस करके चलते हैं। तो जिस तरह से नॉइज को इंट्रोड्यूस किया, उस तरह से ही रिसीवर एंड पर जब इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो वो सीधे इंफॉर्मेशन नहीं होती, उस इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन प्लस नॉइज होती है। तो हम पहले नॉइज को क्या डिटेक्ट करते हैं, नॉइज को रिमूव करते हैं, और जो बचता है वो क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। तो यहां पर हमने नॉइज के कारण इंफॉर्मेशन चेंज होने की जो मतलब चांसेस थे 99.9% रिमूव कर दिए। लेकिन मैं ये तो बोल नहीं सकता हूँ कि 100% एफिशिएंसी होगी, किसी भी सिस्टम की नहीं होती। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि 99% तुम यदि हेलो बोल रहे हो तो हेलो ही सुनाई दे। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप देख रहे हो कि हम 2G में थे, जब के लैंडलाइन फोन हुआ करते तब भी डिस्टर्बेंस होता था, फिर 2G आया तब भी डिस्टर्बेंस है, 3G आया तब भी डिस्टर्बेंस है, 4G में भी डिस्टर्बेंस है, फिर 5G टेक्नोलॉजी आएगी उसमें डिस्टर्बेंस होगा। मतलब आप टेक्नोलॉजी को कितना भी मतलब शार्प करते चले जाओ, उसी प्रपोर्शन में नॉइज का एम्पलीट्यूड भी तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप उतना क्लियर सुनना ज्यादा पसंद करोगे। क्लियर है? तो पहले फोन आते तो उनमें घर 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 की आवाज चलती रहती थी, तो हमें पता था पहले से कि इसमें घर की आवाज आएगी आएगी। तो हम ये मान के चलते, तो हम थोड़ा सा जोर देके सुनते थे, हाँ भाई क्या हो रहा है, तेज बोलते थे, होता नहीं होता था। लेकिन हम जैसे जैसे मूव करते गए ऊपर की तरफ की टेक्नोलॉजी, तो इतने फाइन होते गए फोन कि आपके पीछे कोई बंदा आपसे बात कर रहा है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ और आप वहां कोई बंदा बात कर रहा है, उसकी आवाज भी जा रही है। तो बेसिकली वो भी तो मतलब क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, इन्फॉर्मेशन तो वो है जो मैं बोल रहा हूँ। तो वो नॉइज भी डिटेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब सिस्टम मतलब क्या गलत ही हुआ, कि इतना हमने फाइन बना दिया कि अब तुम चुपचाप बैठे भी हुए हो और तुमने कुछ बोला, हाँ भाई क्या चल रहा है, और शांत हो गए, उनकी आवाज भी चली गई। तो ये भी तो एक तरह से गलती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी इतनी मतलब गुंजाइश लेके चलते हैं कि 100% एफिशिएंसी कभी सिस्टम की हो ही नहीं सकती है। ठीक है? तो इसी सब के लिए हम पढ़ेंगे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड। तो एरर डिटेक्शन आप देख रहे हो, फिर करेक्ट भी करेगा उसको। ठीक है? तो इसी सीरीज में हम लोग स्टार्ट करेंगे कोड, वो है हैमिंग कोड।
वो है हैमिंग कोड। ठीक है, इसमें लिखो दिस कोड डिटेक्ट this code detect as well as correct the error this code detect as well as correct the error in a information this code transmit additional parity bit this code transmit additional parity bits in addition to information bits these parity bits are used to detect these parity bits are used to detect and correct the error नेक्स्ट लिखो क्या हो गया फिर मैं बोल रहा हूं दिस कोड डिटेक्ट एज वेल एज करेक्ट द एरर in a information this code transmit additional parity bits this code transmit additional parity bits in addition to information bits these parity bits are used to detect and correct the error these parity bits are used to detect and correct the error next point लिखना error correction is minimum distance must be more than 2 error correction is minimum distance must be more than 2 ठीक है तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है 2 होती है इस कोड के अंदर और फिर एक चीज लिख लेना यहाँ पर 2 की पावर k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस k प्लस 1 2 की पावर k should be greater than equal to n plus k plus 1 k क्या है पैरिटी बिट और n क्या है नंबर ऑफ बिट डेटा ठीक है नंबर ऑफ बिट डेटा देयरफॉर न्यू है ना वर्ड साइज वो होगा n प्लस के न्यू वर्ड साइज क्या होगा n प्लस के
ठीक है, तो एक एक चीज मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं। एन के एन प्लस के, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां पर डेटा साइज जो है ना, ये डेटा साइज है, मतलब मैं कितने बिट का डेटा सेंड करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, सर एक बिट का डेटा ले सकते हैं हम लोग? बिल्कुल ले सकते हैं। तो एक बिट के डेटा के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पैरिटी बिट कितनी रिक्वायरमेंट होगी? ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि 2 की पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस k प्लस 1। तो मुझे बताओ k की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे ये कंडीशन ट्रू हो जाए? 0। k इक्वल टू 0 कोई मतलब ही नहीं है ना। 1, k इक्वल टू 1 पे ट्रू है क्या? 2 की पावर 1 2 होता है, और यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, तो 2 कभी 3 से ज्यादा हो नहीं सकता। k इक्वल टू 2 रखा मैंने, तो 2 की पावर 2 4, 1 प्लस 2 प्लस 1 4 हो गया। इसका मतलब k की वैल्यू 2 पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। इसका मतलब मिनिमम पैरिटी बिट साइज क्या होना चाहिए? 2। तो आपने भी लिखा है मिनिमम डिस्टेंस मस्ट बी 2, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो वो ये 2 है। तो आप उसमें मिनिमम डिस्टेंस लिखा है ना, आप वहां पर ब्रैकेट में पैरिटी साइज भी कर सकते हो। वहां पर आप ब्रैकेट में पैरिटी साइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो गेट में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो ये बोलते हैं कि सपोज डेटा साइज 2 बिट का है, तो बताओ नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पैरिटी बिट साइज क्या होगा? तो आपको इस रिलेशन से निकालना होगा। ठीक है, आपको इस रिलेशन से निकालना होगा। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारा डेटा साइज 1 बिट है, पैरिटी बिट साइज 2 है, तो कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन सेंड होगी वो कितने बिट की होगी? होगी 3 बिट की। सेकंड, डेटा साइज तुमने 2 बिट ले लिया, डेटा साइज तुमने 2 बिट ले लिया। डेटा साइज तुमने 2 बिट ले लिया, तो एन की जगह क्या रखूं मैं? 2 प्लस के प्लस 1। तो अब बताओ मुझे के की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे ये जस्टिफाई हो जाए? के इक्वल टू 2 रखूं? 1 2 से कम तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 रखूं, तो 2 की पावर 2 4, और ये कितना हो गया? 2 प्लस 2 प्लस 1 5। तो क्या 4 5 से ज्यादा होता है? नहीं होता। तो मुझे के इक्वल टू नेक्स्ट क्या रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा। देखता हूं कितना आ रहा है। 2 की पावर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 1। मतलब ये क्या लिखा हुआ है? 8, और ये क्या लिखा हुआ है? 6। कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब पैरिटी बिट का साइज क्या होना चाहिए 2 बिट के डेटा के लिए? 3 बिट। ठीक है, नेक्स्ट, डेटा साइज मैंने 3 बिट ले लिया, डेटा साइज मैंने 3 बिट ले लिया। ठीक है, इधर देखो जरा सभी लोग। अब बताओ मुझे के की मिनिमम वैल्यू क्या हो जिससे जस्टिफाई हो जाए? 3 रख दूं? 4 कहां से हो जाएगा? डेटा साइज मेरा 3 बिट का है ना, ये रिलेशन बनेगा। के की मिनिमम वैल्यू क्या रखूं मैं? 3 से हो रहा है काम? 3 से काम हो पा रहा है क्या? 8 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 1 7 हो पा रहा है। इसका मतलब अभी भी पैरिटी बिट का साइज कितना है? 3 बिट है। वर्ड लेंथ कितनी हो जाएगी? इसको हम लोग वर्ड लेंथ भी बोलते हैं, न्यू वर्ड लेंथ। कितनी हो जाएगी? 3 और 3 6।
नेक्स्ट डेटा साइज मैंने 4 बिट ले लिया, तो बताओ मुझे पैरिटी बिट का साइज क्या होना चाहिए? 3 रहेगा ना? करके देख लो इसमें। तो अभी भी जस्टिफाई हो रहा है नहीं हो रहा? वर्ड लेंथ कितना हो गया? हो गया। अब मैंने जो डेटा साइज कितना ले लिया, 5 बिट ले लिया, तो कितना होगा 5 बिट पर? बताओ क्या लिखूं मैं? 2 की पावर 3 से काम चल नहीं पाएगा, क्योंकि 3 रखता हूं तो 5 और 3 8 और 1 9, ये 9 है और ये कितना है 8 है, तो 4 रख देता हूं अब मैं। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है, तो k इक्वल टू 4 रखूंगा तो 5 4 9 और 1 10, और ये 16 10 से ज्यादा होता है, तो कितना हो गया? ये 4 बिट हो गया। इस तरह से आपसे कोई डेटा साइज दे दे तो आप पैरिटी बिट निकाल लोगे, है ना, 1 मार्क्स में। और कोई पैरिटी बिट दे दे तो, सॉरी मतलब डेटा बिट दे दे तो पैरिटी बिट निकाल लोगे आप, और जो नया वर्ड साइज बता दोगे आप कितने बिट का होगा। हटा दूं इसे? कर दूं क्लियर? चलो, तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि डेटा साइज तुम्हें पता होगा, तुम पैरिटी साइज निकालोगे, और फिर कैसे करेंगे वो मेथड में देखेंगे, है ना। चलो, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, कैसे करेगा, चेक करेगा वगैरह वगैरह। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट डेटा इज इक्वल टू 0101। आपको इस डेटा को क्या करना है? सेंड करना है ना, कि ट्रांसमीटर एंड से कि रिसीवर एंड तक, और बिल्कुल प्रॉपर वे में सेंड होना चाहिए। जो सेंड हुआ है वही हमें रिसीव होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे अब इसको समझना आप। डेटा क्या है? 0101 है। डेटा साइज कितना हो गया? n इक्वल टू 4 बिट नहीं हो गया? हो गया 4 बिट, 1 2 3 4 4 बिट। देयरफॉर 2 की पावर k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस k प्लस 1 से पैरिटी बिट कितना हो जाएगा? पैरिटी बिट कितना हो जाएगा? पैरिटी बिट 3 बिट हो जाएगा ना। हो गया। इसके बाद न्यू वर्ड साइज क्या हो जाएगा? n प्लस k इज इक्वल टू 4 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 बिट का हो गया, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये होगा लेंथ, ठीक है। अब यहां पर फोकस करना, सामने देखना सभी लोग। जो आपने पैरिटी बोला है, तो पैरिटी का साइज कितना हो गया? 3 बिट हो गया। पैरिटी हमेशा किसको फॉलो करती है? पैरिटी हमेशा, जैसे कि मैंने पी पी पी, ठीक है। तो पैरिटी लिखने का जो तरीका होता है, उस तरीके में क्या लिखते हैं हम लोग कि पैरिटी हमेशा इस चीज को फॉलो करती है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1,
2 की पावर 2, 2 की पावर 3 अप टू सोन। तो कहने का मतलब ये है कि ये पैरिटी की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। तो ये बताओ मुझे कि 2 की पावर 0 क्या 1 नहीं होता है? यस और नो? 2 की पावर 0 1 होता है, तो ये मुझे मिल गया पैरिटी 1। 2 की पावर 1 क्या 2 नहीं होता है? मतलब ये मुझे मिल गया पैरिटी नंबर 2। इधर देख लो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है पूरी। फिर 2 की पावर 2 क्या पोजीशन नंबर 4 नहीं मिल गया मुझे? पैरिटी 4। 2 की पावर 3 पैरिटी 8 नहीं मिल गया? इस तरह से पैरिटी चलेगा। ठीक है, तो अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि पैरिटी इस तरह चलेगा। तो मेरा पैरिटी कितने बिट का है? केवल 3 बिट का है। 3 बिट का है तो मैं केवल P1 P2 P4 इन तीन को कंसीडर करूंगा। आपको दिख रहा है कि P1 P2 P4 बेसिकली ये तीन पैरिटी तो हैं, लेकिन इनकी प्री डिफाइंड पोजीशन है। ये किस पोजीशन में जाके सिट करेंगी, किस पोजीशन में जाके बैठेंगी। तो ये बैठेगी फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, और ये फोर्थ पोजीशन पे। तो बेसिकली फर्स्ट पोजीशन तो मैं दिख रही है, यहां पैरिटी 1 आ जाएगा। सेकंड पोजीशन तो मैं दिख रही है, पैरिटी 2 आ जाएगा। और फोर्थ पोजीशन दिख रही है, यहां पर क्या जाएगा? पैरिटी 4 आ जाएगा। क्लियर? तो तीन पैरिटी की जो सिटिंग अरेंजमेंट फिक्स है। यदि ये साइज सपोज 7 बिट से ज्यादा का होता तो फिर 8 पोजीशन पर पैरिटी कौन सी आती? P ऑफ 8 आती। ठीक है, अच्छा अब इतना देखने के बाद हमें ये समझ में आ गया कि ये तो ठीक है। तो इन 4 बिट पर क्या बैठेगा? इन 4 बिट पर बैठेगा डेटा हमारा। इन 4 बिट पर हमारा क्या बैठेगा? डेटा बैठेगा। तो डेटा क्या है हमारा? 0 1 0 1। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब क्या है कि इस डेटा से ही हमें अपनी पैरिटी को जनरेट करना है। इस डेटा से ही हमें क्या करना है? पैरिटी को जनरेट करना है ना? तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं यहां पे पैरिटी जनरेशन। पैरिटी जनरेशन क्या है कि आपको P1 P2 P4 को जनरेट करना है। तो आपने शायद अपने सेमेस्टर टाइम पे पढ़ा होगा, लेकिन उस समय समझ में नहीं आएगा, अब समझ में आएगा आपको। 1 3 5 7। तो पोजीशन 1 पर क्या है? P1। पोजीशन 3 पर क्या है? 0। पोजीशन 5 पर क्या है? 1। और पोजीशन 7 पर क्या है? 1। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा कि ये कैसे आएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा 1 3 5 7। तो इसमें फर्स्ट पैरिटी जनरेट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट होता है इसके बाद 2 3 6 7। पहले देख लो फिर नोट कर लेना, मैं टाइम दूंगा पूरा। कहीं पे डाउट हो तो पूछ लेना, सर ऐसा क्यों हो रहा है। 2 3 6 7। तो 2 पर क्या है? पैरिटी P2। 3 पर क्या है? 0। 6 पर क्या है? 0। और 7 पर क्या है? 1। अब लास्ट पैरिटी बच रही है 4। तो ये भी एक फॉर्मूला टाइप का ही है। ये बेसिकली फॉर्मूला है। ये मतलब हेमिंग कोड ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले से हम लोग पैरिटी को जनरेट कर रहे हैं। तो ये तुम बोलो कि सर ये कहां से आ गया? 1 3 5 7 2 3 6 7 या फिर 4 5 6 7, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 4 5 6 7, तो 4 5 6 7 पर फोर्थ पोजीशन पर क्या है? P4 1 0 है। अब आपको पैरिटी जनरेट करनी है। तो पैरिटी जनरेट करने का तरीका मैं बता रहा हूं कि पैरिटी कैसे जनरेट होती है। डिजिटल में कुछ देर बाद हम पढ़ेंगे इसमें पैरिटी जनरेशन। इधर देखो जरा, पैरिटी जनरेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है इवन पैरिटी जनरेटर और एक होता है ऑड पैरिटी जनरेटर। ठीक है, तो जनरली हम लोग जो प्रेफर करते हैं वो करते हैं इवन पैरिटी जनरेटर। तो इवन पैरिटी जनरेटर क्या है कि सपोज मैंने 3 बिट का यहां कोई कोड लिखा, तो मुझे यहां पर नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं। नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 0।
नंबर ऑफ वंस जीरो है तो जीरो को तुम क्या बोलोगे, इवन नंबर बोलोगे या फिर ऑड नंबर बोलोगे? अरे इवन बोलोगे, और ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 0 2 4 6 8 ये सारे इवन नंबर नहीं है। तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं इसमें, इवन है, क्योंकि जीरो इवन होता है। अब मैं पैरिटी पर ऐसा कुछ लिखूंगा आइदर जीरो और वन में से कि इंक्लूडेड, मतलब कि इंक्लूडेड पैरिटी बिट, इंक्लूडेड पैरिटी बिट भी नंबर ऑफ वंस कैसे होने चाहिए, इवन होने चाहिए। यदि मैं पैरिटी बिट को भी इंक्लूड कर लूं ना, तो वो भी नंबर ऑफ वंस कैसे होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो अभी बताओ मुझे नंबर ऑफ वंस कितने हैं, जीरो। तो ऐसा मैं यहां पर क्या लिखूं, जीरो या वन में से कि उसको मिलाने के बाद भी नंबर ऑफ वंस क्या रहे, इवन रहे। बताओ क्या लिखूं पी की जगह पे, जीरो या वन? जीरो, वेरी गुड। तो पहले कितने थे नंबर ऑफ वंस, इवन, और इंक्लूडेड पैरिटी बिट भी कितने हैं, इवन। तो इवन पैरिटी ये बोलती है कि इंक्लूडेड पैरिटी बिट, इंक्लूडेड, रुक जाओ, इंक्लूडेड पैरिटी बिट नंबर ऑफ वंस आर इवन। तो इस चीज को मैं लिखाऊंगा, लिखाने के टाइम पर समझ में आ गई, ठीक है। तो अब यदि मैं तुमसे बोलूं कि जीरो, मैं तुमसे बोलूं 0 0 1, तो ऐसा यहां पे क्या लिखो कि इंक्लूडेड पैरिटी बिट नंबर ऑफ वंस क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। क्या लिखूं मैं, बस आ गया समझ में। तो जैसे तुमने देखा कि ये तो ऑड है, एक ही वन है, यदि मैं यहां भी वन लिख दूं तो इंक्लूडेड पैरिटी बिट्स क्या हो जाएंगे, इवन नंबर ऑफ वंस नहीं आ गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। आ गया समझ में। तो इवन पैरिटी में जो कहानी बोली गई है, जस्ट उसकी उल्टी कहानी ऑड पैरिटी में होती है। वहां पे क्या बोला, नंबर ऑफ वंस आर इवन इंक्लूडेड पैरिटी बिट, वहां पे बोली जाएगी नंबर ऑफ वंस आर ऑड इंक्लूडेड। तो जस्ट इसका उल्टी आ जाएगा, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से। मतलब ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। तो अब हम यहां पर इनके लिए पैरिटी बिट्स को जनरेट कर लेते हैं। मैं ऐसा P1 में क्या लिखूं, ऐसा मैं P1 की जगह पे क्या लिखूं कि नंबर ऑफ वंस इंक्लूडेड पैरिटी बिट मेरी क्या बनी रहे, इवन बनी रहे। तो क्या लिखूं मैं P1 की जगह पे, जीरो या वन? सही लिखा है मैंने, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे जीरो लिखता हूं तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, टू है, जो कि इवन होता है। यदि मैं यहाँ पे वन लिख देता तो नंबर ऑफ वंस कितने हो जाते, तीन हो जाते, ऑड हो जाते, गलत हो जाता। अब बताओ क्या लिखूं मैं, अमन, अब बताओ क्या, ये बात समझ में आती है। इसका मतलब मैंने अपने ही डेटा से पैरिटी जनरेट कर ली। तो अब मैं इन पैरिटी को यहां लिखना स्टार्ट करूंगा। क्या है पैरिटी, P1 कितनी है, जीरो, वन, जीरो, नहीं नहीं ये तो जीरो ही वाला है। P4 पे कितना है, जीरो, वन, जीरो। अब ये डेटा बन चुका है मेरा ट्रांसमीटर एंड पर, जो कि तैयार है सेंड होने के लिए, जो कि तैयार है सेंड होने के लिए, जो कि तैयार है सेंड होने के लिए। हाँ ले आओ ले आओ। तो इसको नोट कर लो, तब तक यार मैं चाय पीता हूँ। तुम आज घनघोर हो, टेंशन में है? नहीं पढ़ा पहले तो बहुत सारी चीजें पढ़ोगे फर्स्ट टाइम तो। अभी यूज कम्युनिकेशन में होता है ना, बताया था मैंने, तुम थोड़ा टेंशन में हो इसलिए आज मेरी बातें नहीं जा रही हैं। कम्युनिकेशन में है लेकिन डिस्प्ले पढ़ाया जाता है ना ये हमें, हैविंग कोड सिलेबस में नहीं पढ़ा। आज तुम प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हारा यहाँ है नहीं, तुम कुछ और ही लगे हो। इसलिए घर वाले कभी कभी देखते हैं ना बच्चों को, और बच्चे थोड़ा सा हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि क्या हो गया, तभी घर वाले कई बार पूछते हैं क्या हो गया आज बड़ा, जो मम्मी पूछती हैं। तो बोला गया है कि
काश यदि हमें टेंशन दिख रहा होता तो हम उसको कम कर देते, पता है, क्योंकि हमें जो चीज दिखती है ना हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो दिख ही नहीं हम उसको कैसे करें। कल सुबह मैं क्लास 9:30 बजे रखता हूँ, है ना? आ जाओगे ना? उसके बाद सिग्नल रहेगी जस्ट। कल है क्लास, तभी तो कल सुबह मॉर्निंग में रख रहा हूँ ना मैं। नहीं, 9 बजे आए तो 9 बजे तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। आधे घंटे में क्या डिफरेंस होगा? तुम इसके फेवर में बोल रहे हो या उसके फेवर में बोल रहे हो? हाँ, एग्जैक्टली 9 साढ़े 9 तो एक ही बात है। मैं तो, अरे ठंड पड़ने लगी तो देहरादून निवासी हो तुम। तुम यदि दिल्ली चले गए तो फिर अभी वहां पे एसी चल रहे हैं वहां पे, उनको बोलो रजाई ओढ़ो वो एकदम के चौक जाते हैं। लेकिन कौन से देश चले गए हो तुम? वो तो कोस्टल एरिया है ना, कोस्टल एरिया में एक अच्छी प्लेन है, लेकिन वो जो तमिलनाडु है ना उसके साथ ये इशू है कि वो क्या कोस्टल एरिया है, तो वहां पे तुम के चेन्नई जाओगे ना, वहां कूलर ही काम नहीं करते हैं। वहां पे एक ही चीज काम करती है, एसी, बस, और कुछ नहीं। लेकिन कोस्टल एरिया में एक अच्छी बात क्या है ना कि दिन में जितना बेचैनी रहती है ना, रात में उतना चिल हो जाता है। ऐसे आप मुंबई जाओगे तो वहां कूलर नहीं मिलेंगे, कूलर का कोई काम ही नहीं है ना, कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है वहां पे। ऐसे आप वहां पे शाम को ऐसे खड़े हो जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई आपके ऊपर पानी फेंक रहा है, मतलब, क्योंकि समंदर है ना पूरा, पूरा कॉस्टली एरिया है। हर चीज की अपनी अपनी जगह। आप क्या जैसलमेर जाओगे या फिर राजस्थान में आपने जयपुर जैसी क्रॉस किया, वहां पर भरी गर्मियों में तुम्हें रात में यदि तुम बाहर सो गए तो तुम क्या ठंड में मर जाओगे। भरी गर्मियों में जब बिल्कुल एकदम 40 डिग्री 45 डिग्री सेंटीग्रेड की रात में हो रहा है, तो जस्ट, सॉरी, मतलब दिन में हो रहा है तो रात में जस्ट उसका अपोजिट रहता है। क्योंकि रेत के साथ एक अच्छी चीज क्या है, तेजी से गर्म होती है, तेजी से ठंडी होती है। तो लोग वहां पे गलती में चले गए टी-शर्ट वी शर्ट में। तो दिन में तो ठीक है, दिन में तो वही टेम्परेचर है कि आपको उस पे ही चलाना पड़ेगा, लेकिन रात में आपको अंदर भी एक अच्छा खासा ब्लैंकेट लेके चलना पड़ेगा। और आप यदि खुले में सो गए, जैसे कि वहां पे लोग करते हैं, टेंट वगैरह बनते हैं, तो खुले बगैर एक उनके के सिरहाने एक अच्छे रजाई रखी जाती है। वो कहते हैं, ये क्यों है? अभी देखो जरा जलवा 12-1 बजे तेज, और वो इतनी मतलब हाड़ कपाने वाली होती है ना कि आप ना साइकोलॉजिकल तैयार नहीं हो ना। तो हर एक जगह का अपना अपना वो है। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर क्या है ना, एक अलग वो है क्योंकि पहाड़ है यहाँ पर। यहाँ बारिश ही हो गई कल, ही तो मौसम कितना खतरनाक हो गया था कि पता नहीं क्या हो गया। तो चीजें उस तरह से हैं, मतलब। हो गया, ये बना लिया। अब देखो यहाँ से देखते चलना,
ये भी मैं तुम्हें क्या शॉर्टकट बता दूंगा कि मैंने ऐसा, मतलब मैंने नहीं लिखा, ये हैमिंग साहब ने खुद लिख के गए हैं, ये बता दूंगा कि ये कैसे याद रख सकते हो। मतलब वैसे तो याद रखना सिंपल है, 13572367। अब देखो जरा यहाँ पे क्या स्टार्ट करने वाला हूं मैं, कि तुम्हारा डेटा तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारा डेटा तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। यहां पर देहरादून से इन्होंने बोलना स्टार्ट किया, हेलो हेलो हेलो, और क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। ये वेलोर में बैठा हुआ है ना, वैभव, ना रिसीवर एंड पर, ठीक है। अब इसको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पता है क्या, हो गए साथ। अब देखो यहां पर कि ये आपने सेंड किया और यहां पर ये हो रहा है रिसीव, हो रहा है रिसीव, और बीच में क्या है, चैनल, बीच में क्या है, चैनल, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया कि एक इसमें नोट लिख लेना, वो भी मैं लिखा दूंगा। अच्छा, इसको आप लिख लो नोट को, वहीं लिखना जहां पे आपने स्टार्टिंग की थी हेमिंग कोड की, चलो यहां लिख लो, कहीं भी लिख लो, है ना। इट इज ए सिंगल बिट एरर, इट इज ए सिंगल बिट एरर डिटेक्टर, सिंगल बिट एरर डिटेक्टर। तो क्या समझ में आया आपको यहां पर कि ये केवल सिंगल बिट एरर को ही डिटेक्ट कर सकता है, क्लियर है। चलो इधर आ जाओ, तुमने डेटा को सेंड करना स्टार्ट किया, तुम्हें नहीं पता रिसीवर एंड पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ना हमें पता करना, मशीन अपने आप करेगी, उसीलिए हम पढ़ रहे हैं यहां पर। तो मैंने यहां पर देखा 0 1 0 0 1 0, हो गया चेंज, मैंने जानबूझ के कर दिया चेंज। तुम्हें सामने से व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है कि सिंगल बिट चेंज हो चुकी है, लेकिन जो देहरादून से बंदा बात कर रहा है कोच्चि या के वेलोर में बैठ करके, उसको तो पता ही नहीं चला कि हेलो बोला या फिर चलो बोला, ठीक है। तो हमने पहले से ही उसके पास जो इंफॉर्मेशन जा रही है ना, उससे पहले ही हमने क्या किया, यहाँ पे क्या करेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो करेक्शन हम तब करेंगे एरर को जब पता कर ले इसमें एरर है भी या नहीं है, एरर है भी या नहीं है। तो एरर जो करेक्शन करने के लिए हमने क्या किया, C3 C2 C1, ये फाइंड आउट करेंगे। ये फाइंड आउट करेंगे किस मेथड से करेंगे, किस मेथड से करेंगे, उसी वाले मेथड से करेंगे, 1 3 5 7, जिस मेथड से आपने पैरिटी को इंट्रोड्यूस किया उसी से फिर करेक्शन करोगे, 2 3 6 7। इधर देखते रहना सभी लोग जरा, कि नजर हटी दुर्घटना घटी वाला खेल है यहाँ पर, 4 5 6 7, ठीक है। अब आप रिसीवर एंड पर, तो आप 1 3 5 7 क्या करोगे, 0 0, लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7, ताकि मुझे देखने में आसानी हो। 1 पर क्या है 0, 3 पर क्या है 0, 5 पर क्या है 1, और 7 पर क्या है 0 है। तो अब मैं यहां पर देख रहा हूं, मुझे करेक्शन बिट फाइंड आउट करनी है, मैं इसको बोल रहा हूं C0, मैं इसको बोल रहा हूं C0। तो अब आपने क्या बोला था कि पैरिटी कौन सी जनरेट की है, आपने इवन पैरिटी जनरेट की है, तो वही मेथड आप करेक्शन के टाइम पे लगाओगे कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहां पर, एक है, एक क्या होता है ऑड। तो ऐसा C0 पर क्या लिखो कि इंक्लूडेड C0 नंबर ऑफ वंस क्या बन जाए, मेरा इवन बन जाए, क्या लिखो, मानते हो, ठीक है। नेक्स्ट 2 3 6 7, 2 पर क्या लिखा हुआ है 1, 3 पर 0, 6 पर 0 0। ऐसा मैं क्या लिखूं C1 पर कि नंबर ऑफ वंस इंक्लूडेड दिस इवन बन जाए, 4 5 6 7 0 1 0 0। ऐसा मैं क्या लिखूं C2 पर कि, हो गया C2 C1 C0। तो अब मैंने यहां पर C2 C1 C0 को लिखा, C2 C1 C0 मेरा क्या लिखा हुआ है 1 1 1। तो बेसिकली बाइनरी में क्या है 1 1 1। यदि मैं डेसिमल वैल्यू निकालूं इसकी, तो यहां पर क्या 7 नहीं आ जाएगा, इसका मतलब, इस 7 का मतलब यह है कि दिस पोजीशन हैव एरर, दिस पोजीशन हैव एरर। मतलब बेसिकली मुझे इस चीज को यहां लिखना चाहिए था ऊपर,
तो जो वैल्यू यहां आएगी ना, इसका मतलब ये है कि उस पोजीशन पे क्या है, एरर है। और जब तुम्हें ये पता चल गया कि उस पोजीशन पे एरर है, तो सीधी सी बात है, उस पोजीशन पे तुम्हें 0 दिख रहा है, इसका मतलब करेक्ट वैल्यू क्या थी, 1। 1 दिख रहा है तो करेक्ट वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब तुमने पहले डिटेक्ट किया, यहां पर तुमने पहले डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करके उस पोजीशन पे जो भी वैल्यू थी उसको हटा के तुमने क्या लिख दिया वहां पर। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई? चलो एक सेकंड, थोड़ा सा और पेशेंस रखना। ये समझ में आ गया? ठीक है। फर्स्ट टाइम पर मैंने इस पोजीशन को किया था, फर्स्ट टाइम पे मैंने इस पोजीशन को किया था चेंज। सेकंड टाइम पे एक एग्जांपल और ले लेता हूं ताकि चीजें आपको और फास्ट समझ में आए। सेकंड टाइम पे मैंने क्या किया, इस 0 को हटा दिया यहां से, है ना, ऐसी मेरी मर्जी। मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने हेलो बोला और पैकेट यहां पर पहुंच करके ये बिट चेंज हो गई नॉइस के कारण। तो फिर से मैं देखूं 1357 1357, तो 1 पर क्या लिखा हुआ है, 0, 3 पर 0, 5 पर 1, 7 पर, सही लिखा है मैंने। तो C0 की वैल्यू क्या हो जाए जिससे कि नंबर ऑफ वंस क्या हो जाए मेरे, इवन हो जाए। क्या 0 लिख दूं यहां पे, यस और नो? 2 3 2 3 6 7, सही लिखा है। 2 पर क्या लिखा हुआ है, 1, 3 पर 0, 6 पर 1। ऐसा मैं क्या लिख दूं यहां पर, लास्ट क्या लिखा हुआ है, 4 5 6 7। 4 क्या है, 0 1 1 1। C2 क्या आ जाएगा? तो इसका मतलब क्या मैं यहां लिख सकता हूं 1 1 0, लिख सकता हूं C2 C1 C0 1 1। तो जब मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, अरे तो 6 आ गया। इसका मतलब ये क्या बता रहा है तुम्हें कि तुम्हारी एरर किस पोजीशन पे है, 6 पोजीशन पे एरर है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। इसका मतलब तुम्हें पोजीशन ऑफ एरर समझ में आ गया। तुम उस बिट को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। 1 लिखा है तो 0 कर दो, 0 लिखा है तो 1 कर दो। तो इस तरह से आप अपने घर पे जाके 5 को करना चेंज, 4 को करना चेंज, 3 को करना चेंज, 2 को करना चेंज और 1 को चेंज करना। ठीक है, रुको एक सेकंड जरा। तो ऐसे करते 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 तुम लास्ट में आ गए, है ना। और फिर मैंने ये बोला कि चेक तो मैं तब करूंगा ना, मतलब करेक्ट तो मैं तब करूंगा ना जब उसमें एरर होगी। ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि अमन ने बोला हेलो और मुझे मेरे फोन पे सुनाई दे गया हेलो, है ना, कि चलो सुनाई दिया, बोल दिया हेलो। इसका मतलब पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है मुझे, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। इसका मतलब पूरा का पूरा डेटा सेम आ चुका है, पूरा का पूरा डेटा सेम आ चुका है। तो इसको भी तो मैं पहले चेक ही करूंगा, ऐसे मैं बोल दूंगा कि उसने सही बोला है। पहले मैं इसको क्या करूंगा, चेक ही करूंगा, चेक करूंगा, चेक करूंगा। तो फिर से वो मेथड तो यूज वही करूंगा ना, 1 3 5 7। तो 1 पर क्या लिखा हुआ है, 0, 3 पर क्या लिखा हुआ है, 0, 5 पर क्या लिखा हुआ है, 1, 7 पर क्या लिखा हुआ है, 1। तो मेरा C0 कितना आ गया, 0। नेक्स्ट है 2 3 6 7, कितना लिखा हुआ है 2 पर, 1 0 0 1। तो C1 कितना आ गया मेरा, 0 आ गया। और लास्ट वन है मेरा 4 5 6 7, कितना आ गया मेरा, 4 है मेरा, 0 1 0 1। तो C2 मेरा कितना आ गया, 0 आ गया C2। इसका मतलब मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, मैं तो केवल तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो तुम हमेशा सबसे पहले क्या करोगे, डिटेक्ट करोगे ना। तो तुमने डिटेक्ट फिर से किया और लास्ट में क्या आया, 0 0 0। तो बेसिकली 0 0 0 का मतलब क्या हो गया यहां पर, नो एरर। जब एरर ही नहीं है, इसका मतलब जो रिसीव किया है उसने सही रिसीव किया है, कोई करेक्शन जरूरत नहीं है, उसको आगे पास ऑन कर। क्लियर? ये था मेरा हैमिंग कोड मेथड। अब इसको नोट कर लो, कहां से बताओ, कहां से करोगे नोट, ये ना, इसको और फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूं, कर लो, ऑड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑड कर लो। ऑड करोगे तो उस एंड पर भी ऑड करोगे और इस एंड पर भी, मतलब एक ही रखोगे आप।
कर लिए नोट? हो गया? ठीक है, हटा दूं इसे? तो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता रहा था कि एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला देखे गए ना हमें हेमिंग साहब, कोई किसी ने पूछा नहीं मुझसे कि सर यदि डेटा साइज 4 बिट है तो आपने ये बता दिया, डेटा साइज 5 बिट हो गया, 6 बिट हो गया, 7 बिट हो गया, तो हम क्या करेंगे? तो फिर ये बड़ा होता जाएगा ना। जैसे कि हटा दूंगा इसको, जैसे कि सपोज लेट, मैंने बोल दिया n इक्वल टू 7 बिट। डेटा मेरे पास कितने बिट का है? 7 बिट का है ना? तो ये बताओ कि पैरिटी बिट का साइज क्या होगा? पैरिटी बिट साइज क्या होगा? निकला है पैरिटी बिट? 2 की पावर k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस k प्लस 1। तो 2 की पावर k शुड बी ग्रेटर देन, n की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस k प्लस 1। तो k यदि मैं 4 ले लूं तो शायद काम हो जाएगा। 2 की पावर 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 प्लस 4 प्लस 1। ये 16 लिखा हुआ है, 7 और 4 11, 12 हो गया ना? 4। इसका मतलब पैरिटी बिट साइज क्या आ गया? 4 आ गया। और पैरिटी बिट साइज 4 आ गया, तो पैरिटी कौन कौन सी होंगी तुम बताओ मुझे। नाम रुको मैं सोचा, अक्षत। हाँ, कौन कौन सी पैरिटी होंगी? हाँ सीधे सीधे बताओ। P1, वेरी गुड। ये बात सबको समझ में आती है? 4 होंगी। डेटा साइज क्या होगा? सेवन प्लस 4 दैट विल बी 11। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? यस और नो? कर सकता हूं? तो कृतिका बताएगी मुझे कि यहाँ पर पैरिटी कहाँ कहाँ रखूं मैं। P1 पे रख देता हूँ, चुप रहना सभी लोग। बहुत बढ़िया। तुम खोए हुए हो ख्यालों में, ख्यालों में खोए हुए हो। कहाँ गया वो अपना? देखो इसको, ठीक है? कद्दू से आगे ये आ गया। और इसके बाद यहाँ पे मैं 7 बिट का कहाँ गया? 7 बिट का डेटा पुट कर दूंगा। ठीक है, 7 बिट का डेटा तो मुझे पता ही होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ठीक है, 7 बिट का डेटा पुट कर दूंगा। अब मुझे पैरिटी को फाइंड आउट करना होगा। अब मुझे पैरिटी को फाइंड आउट करना होगा। पैरिटी को फाइंड आउट करना होगा तो पैरिटी फाइंड आउट मैं कैसे करूंगा? ये मैं फिर से लिख रहा हूं, मुझे याद नहीं है लेकिन मैं लिख रहा हूं तब भी। 1 3 5 7 9
11। अब देख लो इस पूरे में एक ही पैरिटी आ रही होगी, उसका नाम है P1। और कोई पैरिटी आ रही है? नहीं आ रही ना, एक ही पैरिटी तो आ रही है केवल इस पोजीशन पे, बाद बाकी पोजीशन पे सारा डेटा ही आ रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चीज, मैं लिख रहा हूं लेकिन तब भी सही है वो। 2 3 2 3 6 7 10 11। देख लो इसमें एक ही पैरिटी आ रही है क्या? एक ही पैरिटी आ रही है क्या? शायद P2 ही आ रही है, और तो कोई आ ही नहीं पा रही। और कोई आ पा रही है क्या? नहीं पा रही। और देखो 4 5 6 7 और कोई नहीं आ रहा। क्या इसमें एक ही पैरिटी आ रही है? 4 ही आ रही है ना केवल। समझ में नहीं आया कैसे आ गया ना, आ जाएगा भी। हो गया। लास्ट पैरिटी हमें चाहिए P8, है ना? 8 9 10 11। एक पैरिटी आ रही है क्या? सारी सारी पैरिटी आ गई। अब तुम्हारे पास कॉम्प्लिकेटेड, पहले तो तुम इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूं कि ये हमें कैसे याद रखना होगा। चलूं आगे। अब देखो सीधी सी बात ये है कि अब हमें याद ये रखना है कि कैसे होता है ना? तो ये मैंने निकाला बहुत सारी बुक्स पढ़ करके, और डिजिटल में तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, आपको कोई बताएगा भी नहीं। चल, आप कंप्यूटर साइंस में टॉप, मतलब कि टेनन बॉम, है ना, कि कंप्यूटर नेटवर्क की बुक है, वो पढ़ोगे तब जाके ये चीज मिलेगी। ये बताओ मुझे कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, डॉट डॉट डॉट, ये कोड होता है। इस कोड को हम लोग क्या बोल रहे थे? 8 4 2 1 कोड ही तो बोल रहे थे। क्लियर मेरी बात? ठीक है। तो अब बस इतना दिमाग लगाना कि ये पैरिटी P1 दिख रही है आपको, पैरिटी P1 इसी पोजीशन पे होगी, पैरिटी P2 P4 P8 इसी पोजीशन पे होगी, चाहे डेटा साइज कुछ भी हो। पैरिटी कम हो सकती है, बट पैरिटी की पोजीशन तो फिक्स होगी ना। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि पैरिटी, पहले इसको मैं लिख लेता हूं 0,
ठीक है, अब मुझे बताते चलना क्या हम इसको जीरो बोलते हैं? बोलते हैं, ठीक है। अब इतना करने का थोड़ा इधर देख लेना, फिर नोट कर लेना, कुछ है नहीं इसमें। कि आपने बोला मुझे P1 फाइंड आउट करना है, तो P1 फाइंड आउट करना है, P1 फाइंड आउट करना है, इसका मतलब P1, इसका मतलब P1 को मैंने क्या बोला था, ये तो 2 की पावर 0 बोला था ना, बोला था। 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया कि जिस जिस पोजीशन पर वन आ रहा है, जिस जिस पोजीशन पर वन आ रहा है ना, वो सारे कंट्रीब्यूट करेंगे P1 को जो कि फाइंड आउट करने में। तो जब मैंने P1 को फाइंड आउट किया तो मैंने लिखा 1। क्यों लिखा 1? क्योंकि आ रहा ही नहीं आ रहा 1। फिर मैंने लिखा कॉमा लगा के 3, क्योंकि 3 पर आ रहा ही नहीं आ रहा। फिर मैंने कॉमा लगा के लिखा 5, फिर लिखा मैंने 7। तो जब मेरा डेटा साइज उतना ही था तो बस मैं यहीं तक रुक गया था। लेकिन जब मैंने डेटा साइज बढ़ा दिया तो आप देख रहे हो इस वाले में कि 1 3 5 7 के बाद में और आगे बढ़ गया, कहां चला गया, 9 और 11 पर चला गया, नहीं चला गया? ये मेरी बात। तो यदि डेटा साइज और ज्यादा होता तो मैं और ज्यादा चला जाता आगे इनको फाइंड आउट करने के लिए। तो आप देख रहे हो कि चाहे जितना मैं लंबा प्रोसीजर फॉलो कर लूं, हमेशा निकलेगा तो इससे एक ही पैरिटी ना, P1। दो पैरिटी एक साथ निकल सकती है कि नहीं निकल सकती? इसी तरह से नेक्स्ट मैंने फाइंड आउट किया P2। तो P2 को मैंने क्या बताया था तुम्हें कि ये लिखा जाता है 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया। 2 का मतलब हो गया कि जिस जिस पोजीशन पर 2 पर 1 आ रहा है ना, हमें वो काउंट करनी है। जिस जिस पोजीशन पर 2 पर 1 आ रहा है, हमें वो काउंट करनी है। तो देखो 2 पर क्या आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा यहां पर, 2 लिखा। 2 के बाद 3 पर आ रहा है क्या, तो 3 लिखा। 3 के बाद 4 पर नहीं आ रहा, 5 पर नहीं आ रहा, 6 पर आ रहा है क्या, 6 लिखा। 7 पर लिखा। 7 के बाद 4 बिट में था तो मैं 2 3 6 7 लिखा। और चलो आगे, तो आपने ये क्या लिखा है बाद में, 10 और 11 लिखा है। देखते हैं 7 के बाद 8 पे नहीं आ रहा, 9 पे नहीं आ रहा, 10 पर आ रहा है, 11 पर आ रहा है। बस उसके बाद डेटा था नहीं तो मैं रुक गया। लेती बात। और आगे चले हम, नेक्स्ट क्या है, आपने पैरिटी कौन सी फाइंड आउट की है, P4। P4 कहां होगी, 2 की पावर 2 पर। इसका मतलब 2 की पावर 2 तो 4 होता है। तो इस पोजीशन पे जहां जहां 1 आएगा हम वो कंसीडर कर लेंगे पैरिटी P4 को कन्वर्ट करने में। तो फर्स्ट कहां आया, 4 पर ही आया फर्स्ट तो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ 4 के बाद 5 पर भी आ रहा है, 6 पर भी आ रहा है, 7 पर भी आ रहा है। तो 4 5 6 7 आ रहा ही नहीं आ रहा। और आपने देखा कि इस वाले डेटा साइज में जब जब मैंने डेटा साइज बढ़ा दिया तो डेटा साइज में यहां तक तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो मैंने लिया ही नहीं। इसके बाद लास्ट है P8, जैसा कि इस वाले में हुआ है, उस वाले में तो हुआ ही नहीं था। 2 की पावर 3 लिखूंगा। 2 की पावर 3 का मतलब जहां पर इस पोजीशन पर 1 आएगा मैं वो काउंट कर लूंगा। तो इस पोजीशन पे 1 कौन से आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे, अरे नहीं आ रहे हैं। तो कहां से स्टार्टिंग हुई, 8 9 10 11। तो मेरा डेटा साइज यहीं पे खत्म हो गया। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 8 9 10 11। यदि डेटा साइज और बड़ा होता तो मैं उसके क्लियर बात। तो अब वो तुम्हारा झंझट खत्म हो गया कि हम इसको याद कैसे रखें, मतलब तो एक दो बार करोगे तो अपने आप तुम्हें याद हो जाएंगी चीजें। बाद बाकी गेट में जो पूछा जाता है वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक था हेमिंग कोड, फर्स्ट चैप्टर का।
इसमें कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। चले, बताओ इसमें कोई डाउट हो तो। ठीक है, यस वैभव, डन, तुम्हारा हो गया अक्षत। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट है बाइनरी लॉजिक। तो यहां पे लॉजिक में फर्स्ट है एंड और नॉट। नॉट को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए z इक्वल टू ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट बोलो एंड बोलो, बात एक ही है। z इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब लॉजिकल और बोलो या लॉजिकल प्लस बोलो, बात एक ही है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि इस तरह से, तो कॉम्प्लीमेंट आपको इस तरह से मिल जाएगा, किसी के ऊपर बार लगा दूं इस कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, या फिर साइड से मैं लगा दूं डैश तो अभी वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इधर देखो जरा, बाइनरी लॉजिकल एडिशन करूं मैं लॉजिकल एडिशन करूं, तो लॉजिकल एडिशन का मतलब है लॉजिकली मैं और कर रहा हूं, है ना, लॉजिकली। तो लॉजिकल एडिशन में 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1,
और 1+1 भी क्या होता है, 1 होता है, लॉजिकल एडिशन। लेकिन इसी को यदि मैं नेक्स्ट टाइम ये बोल दूं बाइनरी अर्थमेटिक एडिशन, बाइनरी है अभी भी, पहले भी बाइनरी था अब भी बाइनरी, लेकिन अब ये लॉजिकल नहीं है, कैसा है, अरिथमेटिक है ये। अरिथमेटिक एडिशन में क्या है, 0+0 0, 0+1 1, 1+0 1, 1+1, 1+1 क्या होगा, 2 होगा, है ना, अरिथमेटिक में चले गए तो 2 तो हम लिख नहीं सकते, हम हमेशा क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और साथ में क्या आ जाएगी, कैरी और आ जाएगी। ठीक है, तो हमेशा रिजल्ट के तौर पे तो 0 ही आता है ना, कैरी तो हम लोग बाद में बाहर दिखते हैं, जो दिखती नहीं है हमें। हो गया सभी का। बाबू से नेक्स्ट वन है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल है ना, तो ये है इनपुट, कुछ ही आपने मान लिए एक्स वाई, बाइनरी में 2 बिट का इनपुट है, तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 4 कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, अब मैं एक एक करके ट्रुथ टेबल बना रहा हूं। फर्स्ट ट्रुथ टेबल है एंड की, तो एंड को मैंने जेड लिख लिया, और एंड मेरा क्या था, लॉजिकली डॉट प्रोडक्ट, लॉजिकली डॉट प्रोडक्ट। तो 0 का 0 से किया, क्या मिलेगा, 0, 0 का 1 से किया 0, 1 का 0 से किया 0, 1 का 1 से किया 1। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है वो है और की ट्रुथ टेबल, और मैं लिख रहा हूं z=x+y। तो 0+0 लॉजिकल और बताया था मैंने, 0, 0+1 1, 1+0, और 1+1 भी क्या होगा। ठीक है, अब लास्ट में मैं लिख रहा हूं कॉम्प्लीमेंट या नॉट। कॉम्प्लीमेंट या नॉट, तो कॉम्प्लीमेंट और नॉट के लिए आप x का कॉम्प्लीमेंट ले लो या फिर y का कॉम्प्लीमेंट ले लो, है ना। तो जो भी आपको इनपुट पे दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट में जस्ट वो उसका उल्टा हो जाएगा। तो हमारे पास बाइनरी में 2 ही चीजें, आइदर 0 और 1। तो 0 का क्या मैं 1 नहीं कर दूं, फिर 0 का 1 ना कर दूं, 1 का 0, 1 का, लास्ट में y का कॉम्प्लीमेंट लिया तो कितना हो गया, 1 0 1। सही बताइए मैंने टेबल।
हो गया नोट? चले आगे। नेक्स्ट वन है लॉजिक गेट। नेक्स्ट वन है लॉजिक गेट। तो फर्स्ट लॉजिक गेट है एंड। ठीक है, तो यहां पर हमारे इनपुट्स कितने हैं? 2 इनपुट्स। तो इनपुट्स हम मिनिमम 2 इनपुट लेंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम 2 इनपुट्स होते हैं हमारे किसी भी लॉजिक गेट पर, किसी भी लॉजिक गेट पर मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आउटपुट तो हमेशा एक ही रहेगा ना वैभव? है ना, ऑलवेज सिंगल आउटपुट ही रहेगा। ठीक है, सेकंड वन है लॉजिकल गेट और। तो किसी ने मुझसे एक जगह ऐसा पूछा था कि सर ये ऐसे ही क्यों बनता है एंड, और ऐसे ही क्यों बनता है? हम्म, पूछ रहा हूं मैं तुमसे, उसने मुझसे पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। स्टूडेंट भी कई तरह के, मतलब कुछ भी जैसे उस दिन वही पूछा कि 2 की पावर 0 बता दो सर मुझे, डिजिटल तो बाद में हो जाएगी। पूछ रहा हूं मैं तुमसे, तुमसे किसी ने पूछ लिया फिर तुम क्या बोलोगे? अरे मैं तो पूछ ही सकता हूँ ना, मतलब तो बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं, एक बार फैकल्टी पूछ लेती है। सोच थोड़ा। सीधी सी बात है कि यदि हम उसको भी ऐसे ही बना देते तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि कौन सा एंड है कौन सा और है। तो बेसिकली फंक्शनिंग तो हम पता कर पा रहे हैं, वो प्लस लगाए ये डॉट लगाए, है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से एक बूलियन एक्सप्रेशन हम पता कर पा रहे हैं। लेकिन हम किसी चीज को सिंबॉलिकली भी तो पहचानते हैं। आप नीचे जाओगे तो पट्टियां बनी हुई हैं, उसका क्या मतलब है? वैसी बना दी है सरकार ने। या कहीं पर जहां पर 4 रोड है तो वहां पर साइड से एक लगा रहता है पिलर, उस पर ऐसे कुछ क्रॉस करके बना रहता है। क्या मतलब है इनका? सबके पास क्या ड्राइविंग लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस? पूछ रहा हूं मैं तो उनसे। तो टेस्ट दे के बनवाया था या वैसे ही बनवा ली के जुगाड़ से? तो टेस्ट दे के वो सारे, मतलब उतने नंबर आ गए थे, पास हो गए थे उनमें? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ मतलब पूरा ये मतलब सारे मतलब ठीक नहीं होते ना, वो होता है ना उसमें ऑब्जेक्टिव। नहीं तो उसमें भी मतलब सबमिटिंग थोड़ी आते हैं, मतलब कुछ अरे मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ तुम पास हो गए फेल हो गए इट डजेंट मैटर। मैं ये पूछ रहा हूँ जब तुम देने गए थे वहां पर, तो तुमने कई सारे सिंबल्स ऐसे भी देखे होंगे जो तुमने लाइफ में फर्स्ट टाइम वहीं देखे होंगे, उससे पहले नहीं देखे होंगे। जैसे कि हम फुटपाथ पे जा रहे हैं, तो चांदनी चौक पे जाओगे आप कनॉट प्लेस पर जाओगे, आप मुंबई में जाओगे अंधेरी में, तो वहां पर व्हाइट पट्टियां बनी हुई हैं।
पट्टियां तो देहरादून में ही बनी हुई है, पट्टियां तो भोपाल ग्वालियर में बनी हुई, लेकिन उनको फॉलो कौन कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ना। वो क्या जेब्रा क्रॉसिंग है। तो जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब क्या हो गया कि इन इस पट्टी पर लोग निकलेंगे, लोग कहां से क्रॉस करेंगे? लोग क्या फ्लाईओवर थोड़ना है कि लोगों के लिए क्या फ्लाईओवर हो गया और लोग चढ़ के उस पर से क्रॉस कर गए? भाई हाईवे पे गाड़ी तो चली चली जा रही है ना। तो वो जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि गाड़ियों को इस क्रॉसिंग पर अपने आप को इतनी स्पीड में रखना है कि सडनली कोई पर्सन आ जाए तो वो रोक लें उसको। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? किसी भी गाड़ी वाले, किसी का मर्सिडीज है, उसी से पूछ लो भाई क्या है ये, पता है 1 करोड़ की तूने गाड़ी तो खरीदी, लेकिन पता है नियम किसी को नहीं पता। तो मैं वही बता रहा हूं कि हर जगह हम किसी चीज को लिख करके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मैक्सिमम चीज हम मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में करते हैं। क्लियर है? क्योंकि अब तुमने एक बोर्ड बनाया, उस पर तुम्हें कई सारे लॉजिक गेट की रिक्वायरमेंट, तुम लिखोगे थोड़ा ए एंड डी जेड इक्वल टू एक्स डॉट वाई, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तुम क्या करोगे? डायरेक्ट एक के सिंबल चिपकाते जाओगे। या तुम्हें मैंने एक व्हाइट पेपर पे एक क्या ब्लूप्रिंट दे दिया कि ऐसा है अमन, ये एक सर्किट है, इस सर्किट को हमें तैयार करना है, थोड़ा इस पे एनालिसिस कर लो। तो उस सर्किट में क्या होगा? वायर्स कनेक्शन होंगे और कई सारे गेट, कई सारे कंपोनेंट लगे होंगे, है ना। मतलब सपोज मतलब बीजेटी लगा हुआ है ना, मतलब कि डायोड लगा हुआ है ना, कि मॉसफेट लगा हुआ। तो हर एक का सिंबॉलिक फॉर्म होगा। तो हमने हर एक का सिंबॉलिक फॉर्म नहीं देखा। हमने चाहे बीजेटी पढ़ा, उसका भी सिंबॉलिक फॉर्म है। आप कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखते हो तो वहां पर सिंबल देख के आप टेक्निकल तो आपको समझ में आता है ना कि ये 3 टांगों वाला क्या है? बीजेटी है। कहीं ना कहीं उसमें एरो बाहर की तरफ है तो तुम समझ जाते हो, अरे ये तो सन ने बताया था ना, एनपीएन है, बाहर करंट आ रही है, अंदर करंट जा रही है तो पीएनपी, तो पीएनपी तो मैं कभी मिलेगा ही नहीं, क्यों? वो रीजन हमें पता है? तो वैसे ही कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली सिंबल्स हैं, दीज आर क्या सिंबल्स। तो सिंबल्स हैं, तो इसमें और उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा ना हमें। बस बना लिया अलग, अलग हमने बना लिया। अरे आईसी नंबर एक अलग हो गया, वो तो ओपेम में चले गए तुम। मैं तो एक सिंपल एक गेट की बात कर रहा हूँ, गेट में क्या आईसी नंबर होगा? भाई आईसी तो ओपेम ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है, बहुत बड़ा सर्किट अपने आप में, उसमें आईसी नंबर होते हैं। केवल IC 741 सबसे ज्यादा मतलब यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद है नॉट। तो नॉट ठीक है, तो यहां तुमने इनपुट दिया, तो यहां तुम्हें आउटपुट क्या मिल जाएगा? तो बेसिकली वो तुम्हें कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि ये तुम्हें जो नॉट में एक इनपुट दिखा है ना, सिंगल इनपुट, सिंगल इनपुट है क्या? मैंने अभी भी तुम्हें किस्सा सुनाया था कि किसी भी लॉजिक गेट में मिनिमम कितने इनपुट्स होते हैं? 2 इनपुट्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बीटेक कर लिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि, और जनरली वो इंटरव्यू में तुम्हें वही फंसाते हैं कि तुमने बोला कि क्या सब्जेक्ट आता है तुम्हें? सर डिजिटल आता है। अच्छा, चलो। तो वो तुमसे ऐसी चीजें ही पूछेंगे जहां उनको पता है कि तुम्हें नहीं पता होंगे, तो वो क्या बोलेंगे, अच्छा चलो एक काम करो, तुम क्या गेट बनाओ। तो तुमने गेट बनाना स्टार्ट किया, एंड गेट बनाया, चलो कोई दिक्कत नहीं, और गेट बनाया। फिर तुमसे पूछा, वहीं से पूछा स्टार्ट किया कि कितने कितने इनपुट है, तुमने बोला सर 2 इनपुट है। कितने इनपुट है? 2 इनपुट है। फिर तुमसे बनवाया नॉट, बस वहीं तुम्हें ट्रैप करने के लिए बैठे हुए हो। कितने इनपुट है इसमें? तुमने बोला 1 इनपुट है। वो समझ गया कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्लियर? तो हमेशा मिनिमम किसी भी गेट में 2 इनपुट होते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर भी 2 इनपुट्स हैं। दोनों इनपुट्स को इन्होंने क्या टाइटली बाउंड कर करके दोनों इनपुट्स को टाइटली बाउंड कर दिया। तो आप दोनों पे डेटा दे रहे हो तो डेटा दोनों पे एक ही जा रहा है ना, और डेटा एक ही जा रहा है तो ऑपरेशन जो भी हो रहा है, ऑपरेशन एक मतलब कि जो भी हो रहा है उसका रिजल्ट दोनों के लिए एक जैसे ही आएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको कुछ काम दे रहा हूं। ये है एक्स की वेव फॉर्म, ये है वाई की वेव फॉर्म। तो तुम्हें ड्रॉ करनी है एक्स डॉट वाई की वेव फॉर्म, एक्स प्लस वाई की वेव फॉर्म, एक्स कॉम्प्लीमेंट की वेव फॉर्म, वाई कॉम्प्लीमेंट की वेव फॉर्म। 4 वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है तुम्हें।
बना ली वेवफॉर्म सारी? चलो हो गया, अमल बन गया। देखो मैं क्या करूंगा कि जहां पर ये अपने आप को ट्रांजिशन फेस में ले रहा है ना, वहां पर मैं डॉट डॉट बना लूंगा, है ना, ताकि मुझे आसानी हो चीजों को क्या क्लैरिफाई करने में। ठीक है, चलो फर्स्ट एक्स डॉट वाई, तो हम देख रहे हैं ये क्या है, 0 0 1 1 0 0, ये क्या है 1 0 0 1 1, है ना। तो मैं देखा एक्स डॉट वाई 0 डॉट समथिंग 0 0 डॉट समथिंग 0 0 डॉट समथिंग 0, फर्स्ट टाइम 1 मिला हमें, फिर ये नीचे आ गया 0, ये बनाया है। नेक्स्ट वन है एक्स प्लस वाई, एक भी 1 मिल गया ना तो हमें रिजल्ट 1 मिल जाएगा, तो यहीं से स्टार्टिंग 1 से ही हो रही है, फिर नीचे आ गया 0 1 1 1, और तब जाके लास्ट में 0 आएगा। सही लिखा है मैंने। उसके बाद है एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक्स को पूरा कॉम्प्लीमेंट कर दो, 1 1 0 0 1, सही बनाइए। और लास्ट है वाई का कॉम्प्लीमेंट, तो कलर कौन सा लेंगे, हम ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका 0 1 1 0 0, आ गया, सभी के मैच कर गए ये। ठीक है, हटा दूं इसे। नेक्स्ट वन है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। हो गई है। तो यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि इफ
x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डॉट 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 समथिंग, है ना। यदि ये लॉजिकल और ऑपरेशंस हैं और इन और ऑपरेशंस के ऊपर मैं कॉम्प्लीमेंट लगा दूं, तो इसका जो रिजल्ट होगा ना सिमिलरली होगा। इंडिविजुअल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाओ और फिर उनका ऑपरेशन चेंज कर दो। यदि वो प्लस हो रहे हैं तो उसको कर दो डॉट। ठीक है। सिमिलरली यदि अब की बार ये डॉट हो रहे हैं ना, कितने भी जो वेरिएबल्स हैं और उनके ऊपर मैंने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट लो और उनको ऑरिंग कर दो, उनको ऑरिंग कर दो। इफ टू वेरिएबल्स भी आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, तो क्या बन जाएगा स्टेटमेंट, ए एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, एक्स डॉट वाई दीज आर डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स थ्योरम। हो गया ये, चलूं आगे। नेक्स्ट वन है ड्यूलिटी थ्योरम। ड्यूलिटी थ्योरम, इसमें लिखना इन दिस थ्योरम इन दिस थ्योरम in this theorem we replace we replace we replace first point all or gate all all or gate to to end gate to end gate and all end gate and all end gate to OR gate and all end gate to OR gate। सेकंड स्टेप लिखना, मतलब सेकंड पॉइंट लिखना, सेकंड स्टेप है ऑल डॉट all dot all dot replace to plus and all plus and all plus to end and all plus to dot।
नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ऑल वंस, नेक्स्ट पॉइंट है ऑल वंस रिप्लेस टू जीरोस, all ones replaced to zeros and all zeros replaced to ones. हो गया? तीनों स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ लो, कितना समझ में आया तुम्हें, समझ में आ जाएगा मुझे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पढ़ के मुझे सुना दो एक बार जरा। मतलब रिप्लेस तो लिखा है ना वर्ड आपने शुरू में, है ना, रिप्लेस ऑल एंड गेट, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी एंड गेट है उनको और में कर दो, और को एंड में कर दो। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट को इन्होंने लिखा है ना, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में। और थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा है। चलो देखते हैं कि कौन सही जवाब देता है। सही जवाब देने वाला आज विनर होगा। फंक्शन एफ, ड्यूल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है डी लगा देंगे हम फंक्शन के ऊपर। ऐसे कोई फंक्शन एफ लिखा है ना, तो इसका ड्यूल ऐसे लगा देंगे, एफ ऑफ डी है ना उसके ऊपर। तो मैंने बोला एफ इज इक्वल टू, चलो इसका ड्यूल बताओ। आगे सभी का है। तो मैं जिससे पूछूं पहले, वैभव तुम बताओ क्या रहा है, ऑप्शन बनाइए जरा। एक्स प्लस वाई पूरे का नॉट, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है, क्या बीच में, तुम बताओ अक्षत। तुम बताओ फर्स्ट वाला। तो ये बताया वैभव ने और अमन ने, ये बताया अक्षत ने। है ना, हो गए चारों। यहां पर ये गलत है, इसलिए मैंने बोला था उसको ढंग से पढ़ो। तुम इससे पढ़वा के तुम इससे पूछा था कि तुम्हें क्या समझ में आया, तो केवल दो ही स्टूडेंट्स ये आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया, क्योंकि 99% लोग ये गलती करते हैं। अच्छा इसलिए हो गया क्योंकि तुम 1% में आ गए, सबसे अच्छी बात ये हो गई। यदि यहाँ पर 100 स्टूडेंट भी बैठे होते हैं ना, 100, तो 100 में से 99 लोग ये बताते, एक दो ही लोग ये बताते। ठीक है, अब सुनो क्या बोला है उसने। उसने बोला है जितने डॉट लगे उनको प्लस में रिप्लेस कर दो, ठीक है, इसको भी कर दिया। और क्या बोला, जितने प्लस लगे उनको डॉट में कर दो, कर दिया।
और बोला जितने वंस हैं उनको जीरोस में कर दो, जितने जीरोस हैं उनको वंस में कर दो। तो ये बताओ मुझे, यदि मैं यहाँ पे प्लस जीरो कर देता फॉर एग्जाम्पल, तो जीरो प्लस कुछ होता है क्या? रिजल्ट तो सेम ही रहता। तो ड्यूल लेता मैं, तो ये प्लस जो लिखा हुआ यहाँ क्या आता, डॉट आता, और जीरो का क्या आता, वन आता। यदि मैं इनके साथ वन लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि वन इंटू समथिंग समथिंग। तो ड्यूल लेता मैं, तो डॉट का क्या आ जाता, प्लस आ जाता, और वन का क्या आ जाता, जीरो आ जाता। क्लियर मेरी बात? इसका मतलब तुमने जबरदस्ती कॉम्प्लीमेंट क्यों कर दिया? किस फॉर्म में होगा? तो भैया तो तुम किसका कॉम्प्लीमेंट, मैंने तो कॉम्प्लीमेंट करने की कोई बात ही नहीं की ना। हाँ, वन टू जीरो, तो वन को जीरो में करोगे या किसी को भी कर दोगे? वन को जीरो में करोगे या टू को कर दोगे, थ्री को कर दोगे, एक्स को कर दो, एक्स कंप्लीट कर दो, किसी को भी कर दोगे। साफ साफ लिखा हुआ है वहां पर कि वंस को रिप्लेस जीरोस में करना है, तो वंस दिखेंगे तभी तुमको रिप्लेस जीरो में करोगे। जितने जीरोस दिखेंगे उनको रिप्लेस किस में करोगे, वन में करोगे। तुम ये बोल रहे हो कि सर एक्स कुछ ना कुछ तो होगा, अरे होने दो। यहाँ पे एक्स क्या, यहाँ तो मैं राम लिख दूं, तो मैंने क्या राम को चेंज करने के लिए शाम में बोला है क्या? अरे मैं फिर वही वाली बात कह रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं जीरो वन जानता ही नहीं हूं, मैं जीरो वन जानते ही नहीं हूं, मैंने इनको रिप्लेस कर दिया। गीता है एक, और एक सीता है। तो मैं तुमसे बोल ही नहीं रहा कि गीता को सीता से रिप्लेस करो, सीता को गीता से रिप्लेस करो। मैं तुमसे बोल रहा हूं वन को जीरो, जीरो को वन से करो रिप्लेस। ये मेरी बात। तो यहां पर जो तुमने बोला ना अभी अभी चीज, वही 99% लोग बोलते हैं। और उसी चीज को समझाने के लिए मैंने तुम्हें एडिशनल जीरो बना के बताया कि यदि मैं इसके साथ एडिशनल जीरो लिख दूं, तो अब मैं इसको ड्यूल लेता, तो ड्यूल जीरो की जगह वन आ रहा ही नहीं आ रहा। और वन आने पर क्या कोई रिजल्ट में चेंज आ रहा है? रिजल्ट में चेंज नहीं आ रहा ना। तो यदि मैं लिख भी देता और समझा भी देता तो अभी रिजल्ट तो सेम ही रहता ना। सिमिलरली मैंने यहां पर वन का डॉट कर दिया ताकि तुम्हें वंस को जीरो में रिप्लेस करना भी सिखा दूं मैं। तो मैंने कहीं भी जो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं बोली गई है उसके अलावा मैंने कुछ काम किया है? नहीं किया। मैंने केवल उतना ही काम किया जितना मुझसे बोला गया कि जितने भी डॉट दिख रहे हैं उनको रिप्लेस कर दो प्लस से, जितने भी प्लस दिख रहे हैं उनको रिप्लेस कर दो डॉट से, जितने भी वन दिख रहे हैं उनको रिप्लेस जीरो से कर दो, जितने भी जीरो दिख रहे हैं उनको रिप्लेस वन से कर दो। क्लियर मेरी बात? क्या होगा क्या नहीं होगा इससे हमें क्या फर्क पड़ना है? ठीक है, हटा दू इसे। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। तो फिर मुझे क्वेश्चन बताओ, अब तो बता ही दोगे, सस्पेंस खत्म ही हो गया। इसका ड्यूल क्या होगा? आ गया? ड्यूल तो आ ही गया होगा, सस्पेंस ही खत्म हो गया पूरा।
इसका कितना आ गया, एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई प्लस जेड, सही लिखा है मैंने, डॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सही है। मैंने बोला x प्लस वाई करें या y प्लस एक्स करें, रिजल्ट चेंज होगा क्या? और एक में रिजल्ट चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना, ठीक है। तो यदि मैं इसका ड्यूल ले लूं, ले सकता हूं ड्यूल, तो ड्यूल क्या आ जाएगा इसका, x डॉट वाई वाई डॉट एक्स आएगा, x डॉट वाई वाई डॉट एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम यदि फंक्शन में x डॉट वाई करें या y डॉट एक्स का रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है x प्लस वाई प्लस जेड करें, x प्लस वाई प्लस जेड करें या फिर x प्लस वाई प्लस जेड करें, रिजल्ट सेम रहेगा। इसका मतलब इसका भी ड्यूल ले लूं मैं, कितना आ जाएगा, x डॉट वाई डॉट जेड या फिर x डॉट वाई डॉट जेड। ठीक है। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं कि x डॉट वाई प्लस जेड करूं या फिर ये करूं, सेम रहेगा, मानते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ड्यूल लोके बताना यार कृतिका। x प्लस वाई डॉट जेड लिखा है, और इस राइट हैंड साइड वाले का क्या होगा, देखो मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोला है, जरा देख लेना यार, ये लिखा है तो तुम इसको समझ सकते हो, ये लिखा है इसको समझ सकते हो, लेकिन भूल जाओ कहीं पर ये लिखा हुआ है केवल, तो मैं सीधे ये लिख दूंगा, फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि सर ये यहां से ये कैसे आ गया। उधर मत देखो बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो होगा ही नहीं पिक्चर में। ये मैंने बोला है एक्स प्लस वाई डॉट जेड, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कैसे एक्स प्लस वाई डॉट एक्स डॉट जेड लिख दिया। सिमिलरली यहां से मैं सीधे इसको लिख सकता हूँ, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा सर आपने क्या कॉमन ले लिया, कैसे रिप्लेस कर दिया। ये मेरी बात, तो फोकस होकर देखना। ये एक बहुत बड़ा लॉ है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 स्टार लगाए। फर्स्ट केस में मैंने एक्स प्लस वाई लिया, डॉट कर दिया, और सेकंड केस में मैंने एक्स डॉट जेड, सॉरी एक्स प्लस जेड ले लिया। क्लियर मेरी बात? तो फर्स्ट केस में मैंने एक्स प्लस वाई दिखाया तुम सभी को, सेकंड केस में डॉट लगा के एक्स प्लस जेड दिखाया सभी को। ठीक है, अब दिख रहा है ना, देख लेना उसको। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन, एक्स प्लस एक्स डॉट वाई, एक्स प्लस एक्स डॉट वाई। ठीक है, इसको मैं एक्स बोलूंगा। ठीक है, कैसे बोलूंगा वो बात की बात है। इसका ड्यूल क्या हो जाएगा, इसका ड्यूल क्या हो जाएगा, एक्स डॉट एक्स प्लस वाई। इसका ड्यूल क्या हो जाएगा, एक्स का एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो अगेन बोल रहा हूं, यहां से ये तो समझ में आ जाएगा अभी कुछ देर के बाद, ऐसे समझ में आ जाएगा। चलो पहले इसको नोट करो।
ठीक है, हो गया। इसकी आगे की कहानी कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, आज क्लास में ये स्टॉप कर रहा हूँ। कल की टाइमिंग बताई दी है मैंने, थोड़ा सा पंक्चुअल रहोगे तो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, ये रहेगा पेडिफेरल का। ठीक है, हम मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद। क्या हुआ?